हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे फैमिली लॉ का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे न्यायिक पृथक्करण मतलब जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स। तो हम ये देखेंगे कि दोनों में पहले मेनली तो डिफरेंस क्या है, और दूसरा कि इसके अंदर आप क्या क्या मतलब आधार क्या क्या है इन दोनों के, ये देखेंगे। और फिर दोनों में क्या कोर्ट एक डिग्री डाइवोर्स की अगर डिग्री जाती है, उसके अंदर जुडिशियल सेपरेशन मतलब न्यायिक पृथक्करण की डिग्री पास कर सकता है क्या कोर्ट, ये हम देखेंगे। उसमें जो विशेष जो आपके कोर्ट के केस है, वाद जो है, वो हम आज थोड़ा सा देखेंगे। तो ये दोनों हमारे एक तरीके से आपके मैट्रिमोनियल रिलीफ हैं, ये आपके वैवाहिक उपचार हैं। जिन लोगों की शादी में कुछ दिक्कत आती है, या फिर दोनों साथ नहीं रह सकते, या फिर एक दूसरे को मारते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम ग्राउंड्स इसमें आगे पढ़ेंगे धारा 13 के अंदर जो ग्राउंड्स हैं। अगर ऐसा कुछ होता है वैवाहिक जीवन में, तो उन दोनों को क्या तो न्यायिक पृथक्करण का मतलब जुडिशियल सेपरेशन का अधिकार है, या फिर दोनों अगर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, विवाह विच्छेद करना चाहते हैं, तो वो भी उनको धारा 13 के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन ये हमारे धारा 10 के अंदर है, और धारा 13 के अंदर विवाह विच्छेद, जिसका मतलब है डाइवोर्स, दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दोनों के आधार जो है वो धारा 13 के अंदर दिए हुए हैं और सेम भी हैं, सेम ग्राउंड्स हैं दोनों के, वो हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि अगर सेम ग्राउंड्स हैं और सब कुछ सेम है, तो फिर दो नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ी, और दो चीज़ें क्या है, दोनों के अंदर अंतर क्या है, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो मेनली अंतर क्या है दोनों में, हम ऐसे करके इनको अलग सेक्शन बना के फिर देखते हैं, इससे क्या है अच्छा समझ में आएगा आपको। और ये डाइवोर्स, दोनों की धाराएं जैसे समझ रहे हैं आप कि दोनों की धाराएं अलग अलग हैं। तो पहला अंतर तो वही रह गया, धारा 10 में दिया हुआ है जुडिशियल सेपरेशन, धारा 13 में दिया हुआ है डाइवोर्स। ठीक है, इसके बाद में सेकंड जो आपका जुडिशियल सेपरेशन का और डाइवोर्स का है कि इसके अंदर आपको एक टाइम पीरियड मिलता है जिसमें ना तो आपकी शादी लुप्त होती है, ना ही आपके रिलेशंस ख़त्म होते हैं, बस दोनों को कुछ टाइम दिया जाता है जिससे कि वो एक दूसरे से दूर रह के ये पता कर सकें कि उनको आगे डाइवोर्स लेना है, अलग रहना है या साथ रहना है। ठीक है, तो जो हमारे डाइवोर्स में है वो आपके वैवाहिक जो संबंध हैं वो आपके लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मैट्रिमोनियल जो आपके रिलेशंस हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिमोनियल रिलेशन आपके ऊपर नहीं रहता। लेकिन इसमें जुडिशियल सेपरेशन में वैवाहिक संबंध आपके बरकरार रहते हैं। आप दोनों अलग जरूर रहने लग गए हैं, जुडिशियली सेपरेट जरूर रहने लग गए हैं, लेकिन आपके जो मैट्रिमोनियल रिश्ते हैं वो अभी भी बरकरार हैं, मतलब आप एक दूसरे के पति और पत्नी अब भी कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकंड ग्राउंड है जो इसमें राइट and obligations does not end। इसमें जो आपके अधिकार और दायित्व हैं वो खत्म नहीं होते हैं, लुप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें जो आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस हैं वो सभी खत्म हो जाते हैं। राइट एंड ऑब्लिगेशंस डज एंड।
कोई भी आपके अधिकार और दायित्व अब नहीं रहते हैं वैवाहिक जीवन को लेकर। ठीक है, दायित्व वैवाहिक जीवन को लेकर आपके अधिकार और दायित्व डाइवोर्स में अब नहीं बचते हैं। एक तरीके से आपका विवाह ही संपन्न हो गया तो अधिकार और दायित्व फिर खत्म हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तीसरा आपका जो इसमें है जुडिशियल सेपरेशन में जो है कि आपको फ्रीडम से जीने का इसमें एक तरीके से अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो आपके डाइवोर्स के बाद में आप स्वतंत्र अपना जीवन यापन कर सकते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक दूसरे के अभी भी पति एवं पत्नी हैं। ठीक है, अब फोर्थ आपकी जो रेमेडी है, फोर्थ आपका जो अंतर है दोनों में, मेन अंतर है कि अब यहाँ जब डाइवोर्स हो गया, विवाह विच्छेद हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपकी शादी संपन्न आपकी शादी खत्म हो चुकी है। ठीक है, और अगर शादी खत्म हो चुकी है फर्स्ट, तो सेकंड मैरिज वो कर सकता है, या फिर ये बोल सकते हैं आप वो दोबारा मैरिज कर सकता है। ठीक है, कैन मैरी अगेन, ये कैन नॉट मैरी अगेन, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ये लोग पति पत्नी है, मतलब अभी भी ये जीवन इनका मतलब एक दूसरे के अभी पति और पत्नी है और इनकी विवाह भी बरकरार है, बस दोनों जुडिशियल सेपरेशन पर रह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों के अंदर अंतर है, जिसके अंदर ये पता चलता है कि जो हमारी डाइवोर्स है ये एक बड़ी रेमेडी है, इसको हम बोलेंगे ये परमानेंट रिलीफ है, ये एक बड़ा उपचार है आपका। और यहाँ पर जुडिशियल सेपरेशन जो है वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है, शॉर्ट रेमेडी है, जिसमें कि दोनों ये देख सकते हैं कि उनको आगे जाके साथ रहना है या फिर उनको डाइवोर्स लेना है। ठीक है, ये हमारा इसमें मेन जो कि अंतर था दोनों के अंदर वो हो गया। अब हमने जैसे बात की कि दोनों के ग्राउंड सेम है, इससे पहले हम ग्राउंड्स पे जाने से पहले एक और मेन क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेते हैं कि अगर क्या कोर्ट के अंदर, न्यायालय के अंदर अगर विवाह विच्छेद मतलब डाइवोर्स की अगर डिक्री जाती है तो क्या सेम ग्राउंड्स होने पे उसको विवाह विच्छेद ना करके, डाइवोर्स ना देके कोर्ट उसको जुडिशियल सेपरेशन पे क्या रख सकती है? ये हमारा एक तरीके से क्वेश्चन है जो कि मेनली पूछा जाता है। तो अगर आपने याचिका दी कोर्ट में कि हम दोनों को डाइवोर्स लेना है, विवाह विच्छेद करना है, तो कोर्ट के विवेकानुसार वो उनको जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दे सकता है। कब दे सकता है? जब ये लगे कि डाइवोर्स का ग्राउंड्स जो है वो पुनः रूप से साबित नहीं हो रहे हैं, तो उनको जुडिशियल सेपरेशन पर कोर्ट डाल सकती है और दोनों को कुछ समय के लिए अलग अलग रहने को बोल सकती है। ठीक है, इसके अंदर एक फेमस केस है चंद्र बनाम सुदेश। ठीक है, 1971 का है। सुदेश 1970। ये केस है आपका, केस लो है सुदेश। इसमें क्या है, जो नॉर्मल न्यायालय, जिस न्यायालय में उन्होंने याचिका डाली न्यायालय में, तो उन्होंने याचिका तो डाली थी क्या बोलते हैं,
उन्होंने याचिका तो डाली थी विवाह विच्छेद की, लेकिन विवाह विच्छेद की उन्होंने दोनों ने मिलकर याचिका डाली थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनको विवाह विच्छेद ना करके दोनों का, और उनको 1955 में उन्होंने विवाह विच्छेद की याचिका डाली थी, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने 1971 में ये याचिका को पारित भी कर दिया था न्यायालय ने। फिर क्या हुआ, फिर इसकी अपील गई हाई कोर्ट में। हमेशा जो अपील है वो ऊपर वाले न्यायालय में जाती है, तो इनकी अपील गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने मतलब उच्च न्यायालय ने ये याचिका को, विवाह विच्छेद की याचिका को कैंसिल कर दिया, और उनको डाइवोर्स की याचिका कैंसिल कर दी, और उनको दोनों को जुडिशियल सेपरेशन की याचिका दे दी, मतलब न्यायिक पृथक्करण की याचिका पारित कर दी, और दोनों जुडिशियल सेपरेशन पर रहने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही कोर्ट न्यायिक अगर उनको लगे, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने ये देखा कि जो विवाह विच्छेद के जो ग्राउंड्स हैं वो पुनः रूप से साबित नहीं हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको जुडिशियल सेपरेशन पे रख दिया, न कि डाइवोर्स का पूरा ग्राउंड दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, इस क्वेश्चन का देखा कि अगर कोर्ट के अंदर डाइवोर्स के लिए अगर कोई पिटीशन जाती है तो कोर्ट अपने क्या बोलते हैं विवेकानुसार अपने पूरे फैक्ट्स वगैरह देखकर उसको डाइवोर्स भी दे सकता है, और उसमें जुडिशियल सेपरेशन का भी ऑर्डर पास कर सकता है, ठीक है। इसके बाद में हम इन दोनों के ग्राउंड्स देखेंगे। तो एक तरीके से ग्राउंड्स तो इनके दोनों के सेम ही हैं, तो हम ग्राउंड देखेंगे विवाह विच्छेद के, डाइवोर्स के क्या क्या ग्राउंड्स हैं जो कि धारा 13 के अंदर आपके दिए गए हैं। हम अब देखें कि धारा 13 के अंदर किस किस प्रकार के ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। ये एक तरीके से 3 प्रकार के आपके ग्राउंड्स अवेलेबल हैं। पहले ग्राउंड्स जो कि पत्नी और पति दोनों को प्राप्त है, मतलब क्या बोलेंगे इसको, अवेलेबल रेमेडीज ना बोल के इसको ग्राउंड्स अवेलेबल बोलते हैं। ग्राउंड्स अवेलेबल फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। पहले ग्राउंड्स हैं जो कि पत्नी और पति दोनों को प्राप्त हैं, हस्बैंड और वाइफ को दोनों को ग्राउंड्स प्राप्त हैं, जो कि आपके दिया हुआ है धारा 13 के फर्स्ट में। अब धारा 13 के सेकंड में ऐसे ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ केवल पत्नी को ही प्राप्त है। केवल पत्नी को प्राप्त उपलब्ध आधार, ठीक है। ऐसे है ओनली वाइफ grounds available only for wife। ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि सिर्फ वाइफ को प्राप्त है। अब धारा 13 के बी के अंदर मतलब ख के अंदर ऐसे आधार प्राप्त हैं जो कि दोनों को प्राप्त है। पारस्परिक
ये आते हैं म्यूचुअल ग्राउंड्स, जो कि ऐसे ग्राउंड्स हैं जो कि मिलके दोनों के दोनों पारस्परिक सहमति से, पारस्परिक कंसेंट से बोल सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। वो आधार आपके धारा 13 के बी के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 13 के फर्स्ट में वो ग्राउंड्स जो कि अवेलेबल हैं हस्बैंड या वाइफ दोनों को। तो इसमें से एक पक्षकार दूसरा अगर ऐसा कुछ करता है, मतलब दोनों स्पाउस में से कोई भी अगर ऐसी कंडीशंस हम देखेंगे, अभी 6-7 कंडीशंस है वो देखेंगे, अगर दोनों में से कोई एक पक्षकार ऐसा दूसरे के साथ करता है तो वो उसको दूसरे को डाइवोर्स दे सकता है उस आधार पर। ठीक है, अब हम पहला देखेंगे आपके 13 का फर्स्ट वाला। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट जो ग्राउंड में 13 के फर्स्ट में जो अवेलेबल है वो है अडल्ट्री। अडल्ट्री क्या होता है? अडल्ट्री वो होता है जब एक पक्षकार अपने विवाहित जीवन से, मतलब अपनी खुद की वाइफ से या हस्बैंड से, पति या पत्नी, ये आप ध्यान रखें कि ये ग्राउंड्स दोनों को अवेलेबल हैं। तो हो सकता है कि उसका पति या उसकी पत्नी अपने वैवाहिक जीवन से किसी और अन्य व्यक्ति के साथ अगर सेक्सुअली इंटरकोर्स करती है, विलिंग फुल, मतलब खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से अगर किसी दूसरे इंसान के साथ मैथुन करती है, तो उसमें दूसरा पक्षकार उसको डाइवोर्स दे सकता है। इसके लिए जो शब्द है वो है अडल्ट्री। तो एक तरीके से अगर कोई मैरिटल लाइफ में होते हुए, वैवाहिक होते हुए अडल्ट्री करता है तो दूसरा पक्षकार जो अर्जी डालेगा, पिटीशन डालेगा, पिटीशनर जो है वो डाइवोर्स ले सकता है इस आधार पर। ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्राउंड है। इसके अंदर एक बहुत फेमस केस है। पहले क्या होता था कि जो अडल्ट्री है उसको क्रिमिनलाइज किया हुआ था, मतलब एक तरीके से ये क्राइम भी था और डाइवोर्स का ग्राउंड भी था। लेकिन आज के टाइम को देखते हुए कुछ आधुनिक बदलाव अपने क्या बोलते हैं समाज में, सोसाइटी में जो आधुनिक चेंजेस हुए हैं, फॉरेन वेस्टर्न सोसाइटी का जो कल्चर आया है, और उन सबको देखते हुए इसको क्रिमिनलाइज तो हटा दिया गया। अब ये क्रिमिनल एक्ट तो नहीं है, इसलिए कोई सज़ा आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये डाइवोर्स का एक ग्राउंड अब भी है। आप इसके आधार पर दूसरे पक्षकार को आप छोड़ जरूर सकते हैं, लेकिन उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक फेमस केस है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है हमारा केस 2018 का। ठीक है, शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। तो जैसे हमने बताया था कि जो सिविल जो क्या बोलते हैं आपके वाद होते हैं, केसेस होते हैं, उसमें दोनों साइड पार्टीज का नाम होता है, लेकिन एक तरीके से एक क्रिमिनल केस भी है क्योंकि अडल्ट्री पहले क्रिमिनलाइज किया हुआ था, तो ये क्रिमिनल केस भी है। इसलिए यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया है, पूरे समाज की बात कर रहे हैं, पूरे यूनियन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अंदर क्या हुआ था, अडल्ट्री को क्राइम तो अब ये नहीं है, लेकिन हाँ ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अब भी है। इसके आधार पर आप डाइवोर्स को ले सकते हैं, लेकिन ये क्राइम अब नहीं रहा। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट ग्राउंड था जिसको अडल्ट्री बोलते हैं। अडल्ट्री आपको समझा दिया किसे कहते हैं। अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपने मैट्रिमोनियल रिलेशन से हट के, अपने क्या बोलते हैं वैवाहिक जीवन से हट के किसी अन्य व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में वॉलंटरीली इन्वॉल्व होता है तो उसको हम अडल्ट्री बोलते हैं। और इस ग्राउंड पे दूसरा पक्षकार, मतलब हो सकता है कि उसकी वाइफ अडल्ट्री कर रही हो या फिर हस्बैंड अडल्ट्री कर रहा हो, तो जो बच गया वो इस ग्राउंड को लेके कोर्ट में जाके उससे डाइवोर्स जरूर ले सकता है। इसके बाद में सेकेंड आपका जो आता है वो है क्रुएलिटी, मतलब क्रूरता।
क्रूरता क्या होता है, क्रुएल्टी क्या होता है? क्रुएल्टी होता है कि आप दूसरे पक्षकार को या आप किसी को क्या बोलते हैं, मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाते हो, मतलब मेंटली या आप फिजिकली किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके दिमाग को भी आप नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके फिजिकल, उसको मार पीट कर भी उसकी फिजिकल जो बॉडी है उसको भी पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, मतलब उसको इंजरी कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो अपना नॉर्मल जो लाइफ है उसको जीने में उसे थोड़ी परेशानी हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो आपकी क्रुएल्टी है वो फिजिकल ही हो, मारपीट ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। ये कोर्ट में क्या बोलते हैं, केसेस के ऊपर डिपेंड करके ये चीज़ निकाली है कि क्रुएल्टी दोनों टाइप की होती है, मेंटल क्रुएल्टी भी होती है और फिजिकल क्रुएल्टी भी होती है, और फिजिकल और मेंटल दोनों में बराबर इंसान को परेशानियां होती हैं, दूसरे इंसान को नॉर्मल जीवन जीने में आसानी नहीं रहती है। ठीक है, तो आप किसी को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो भी वो इस क्रुएल्टी के ग्राउंड में शामिल होगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड ग्राउंड है कि अगर कोई मारपीट करता है, वायलेंस करता है, या फिर किसी को दिमागी रूप से कुछ ताने वाने मार के इतना टॉर्चर करता है कि दूसरा इंसान खुद के बेसिक संतुलन को खो दे या बेसिक लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाए, तो उसे हम क्रुएल्टी बोलेंगे, और ये भी एक ग्राउंड है आपके डाइवोर्स लेने का। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, डेजर्शन क्या होता है? डेजर्शन होता है कि आपने किसी इंसान को छोड़ दिया हो, डेजर्ट कर दिया हो किसी इंसान को। तो आप हस्बैंड या वाइफ है जिसने दूसरे पक्षकार को, अपने दूसरे स्पाउस को डेजर्ट कर दिया है और 2 साल से वो उसके साथ नहीं रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। ठीक है, तो 2 साल का लिमिट होता है। 2 साल तक अगर एक इंसान दूसरे के बिल्कुल सहवास नहीं करे, सहवास करना मतलब कोहेबिटेशन नहीं हो, दोनों एक साथ नहीं रह रहे हैं, तो इसको डेजर्शन मानेंगे। और ये डेजर्शन शुड भी ऐसा कि विदाउट एनी रीजनेबल कॉज होना चाहिए डेजर्शन, तो उसको डेजर्शन बोलेंगे। रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए डेजर्शन के लिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मारता पीटता था इसलिए मैं अलग रहने लगी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये एक रीजनेबल कॉज है। ऐसा डेजर्शन होना चाहिए कि बिना आपने दूसरे की परमिशन से दूसरे छोड़ के चले गए, और आपकी हो भी सकता है अपने पीहर चले गए या फिर कोई और अलग से घर में रहने लग गए, और दोनों के बीच में अब कोई मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं होता है, ना ही दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसको हम डेजर्शन बोलेंगे। ना मिलते हैं तो उसको हम डेजर्शन बोलेंगे। इसमें क्या है कि आपके पास कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, युक्तियुक्त ग्राउंड आपके पास युक्तियुक्त कोई कारण नहीं होना चाहिए, और ये कंटिन्यूस 2 साल का होना चाहिए। कंटिन्यूस 2 साल की जब डेजर्शन होता है तो उसको हम डेजर्शन बोल सकते हैं। उसके बाद में हम कोर्ट में याचिका डाल सकते हैं। इसमें एक केस है डेजर्शन का, एक्स बनाम एक्स, जो कि है 2024 का अभी नया ही केस है। इसके अंदर क्या था कि उसकी पत्नी उसको बिना बताए, बिना पूछे अलग रहने लग गई, और वो कंटिन्यूस 16 साल से अलग रह रही है, और दोनों एक दूसरे का, उनका विवाह एक तरीके से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। ठीक है, उनके वैवाहिक जीवन में कुछ नहीं बचा, दोनों 16 साल से अलग रह रहे हैं। उसकी वाइफ उसको 16 साल पहले ही छोड़ के चली गई थी बिना कारण के। उसके बाद में दोनों ने कोहैबिटेशन नहीं हुआ दोनों का, और अब वो दोनों अलग रह रहे हैं। तो इन्होंने कोर्ट में विवाह विच्छेद की याचिका डाली, और कोर्ट ने वो याचिका पास कर दी इस ग्राउंड पे कि 16 साल से अलग रहने के बाद उनका विवाह वैसे भी नहीं बचा, तो अब इन दोनों को डाइवोर्स न देके एक तरीके से क्रूरता होगी पति के ऊपर। ठीक है, और ये उसको उसकी वाइफ छोड़ के चली गई, डेजर्ट करके उसको चली गई। ठीक है, इसके बाद में और 2-3 ग्राउंड है हमारे।
नेक्स्ट ग्राउंड है हमारा फोर्थ, जिसके अंदर क्या होता है, अगर कोई इंसान अपना रिलीजन कन्वर्जन कर ले, धर्म परिवर्तन कर दे, धर्म सब परिवर्तन कर दे, तो उसको भी वो अब हिंदू नहीं बचा तो इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इंसान हिंदू था पहले और फिर वो कोई और रिलीजन में अपना चेंज कर दिया, धर्म ईसाई बन गया, जैन बन गया, या फिर जैन तो क्या हिंदू ही होते हैं, ईसाई हो गया या फिर मुस्लिम हो गया, तो ये भी इसमें भी मानेंगे कि वो एक तरीके से अब हिंदू नहीं रहा, तो दोनों का विवाह भी खत्म हो जाना चाहिए, विवाह विच्छेद हो जाना चाहिए। अगर याचिका करता वो डालती है याचिका, अगर पत्नी ने धर्म परिवर्तित कर दिया तो पत्नी इस ग्राउंड पे डाल सकती है, पत्नी डाइवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड पे। और अगर वो साथ रहना चाहती है तो साथ भी रह सकती है, पहले रह सकती है, मतलब उसके लिए आपको फिर डाइवोर्स का ग्राउंड उसको नहीं दिखाना है। ठीक है, इसके बाद में अगला है कि अगर कोई भी पक्षकार दोनों में से कोई भी पार्टी अनसाउंड माइंड हो गई है, विकृचित हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, दिमागी रूप से बीमार हो गए हैं, और वो बीमारी इतनी इस लेवल की है कि वो एब्सोल्यूट है और वो अब चेंज नहीं हो सकती, अब वो अपना नॉर्मल जीवन नहीं जी सकता इंसान, इसलिए वो अब अनसाउंड माइंड हो गया है, और उस लेवल का अनसाउंड माइंड है कि उसको नहीं समझ में आता सही क्या है और गलत क्या है। तो ऐसे इंसान के साथ जीना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ही इस बात पे वो दूसरे पक्षकार उस पर डाइवोर्स ले सकती है। तो ये अनसाउंडनेस भी ग्राउंड है। इसके बाद में एक और है, पहले क्या था, लेप्रोसी एक बीमारी थी जिसको ग्राउंड बताया गया था आपके डाइवोर्स का, लेकिन ये चेंज हो गया। अब ये लेप्रोसी क्या, पहले उसका कोई इलाज नहीं था, अब उसका इलाज हो चुका है, तो इसलिए अब ग्राउंड में शामिल नहीं होती। इसके बाद में हमारा कुष्ठ रोग है, जिसको कुष्ठ रोग तो रिपील हो चुका है, रतिज रोग है, जो कि अभी एक ग्राउंड है। वेनेरियल डिजीज ये है, इसको बोलते हैं रतिज रोग। ये एक सेक्सुअली ट्रांसफर होने वाले डिजीज है जो कि आपको हानि पहुंचा सकती है आपके शरीर को। इसलिए अगर किसी इंसान के ये बीमारी हो जाती है तो दूसरा पक्षकार जो उसके स्पाउस है वो उससे इस बात पे डाइवोर्स ले सकता है, क्योंकि वो उसके खुद के जीवन के लिए भी फिर नुकसान पैदा करती है। ये डिजीज भी एक तरीके का हमारा ग्राउंड है। इसके बाद में आप एक तो है कि आपने धर्म परिवर्तन कर दिया। इसमें क्या होता है कि आप एक धर्म से हटकर दूसरे धर्म में विश्वास करने लगे। जैसे मान लो हिंदू था पहले, हिंदू से हटके वो मुसलमान बन गया या ईसाई बन गया, तो दूसरे धर्म का हो गया, तो जिसको हम बोलेंगे धर्म परिवर्तन या कन्वर्जन। ठीक है, एक होता है हमारा रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड। इसका क्या मतलब? रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड का मतलब है कि आपने धार्मिक पथ अपना लिया और आपने जो नॉर्मल अपना वैवाहिक जीवन है या फिर जो नॉर्मल जीवन जीते हैं वो छोड़ दिया। आपने धर्म का त्याग कर दिया और अपने धर्म को अपना लिया और नॉर्मल मनुष्य का त्याग कर दिया। आप कोई बाबा जी बन गए या फिर कोई बुद्ध वगैरह टाइप में कुछ बन गए। आपने बेसिकली अपने धार्मिक पथ को अपना लिया और अब उसी तरीके से आप रहना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में अब आप नहीं रहना चाहते। तो उससे फिर क्या होता है, जो पार्टी बच गई वो उस बात पे डाइवोर्स ले सकती है। तो ये हमारा 7th था। इसके बाद में लास्ट है हमारा 8th ग्राउंड है कि अगर 7 साल से ऊपर होने पर, 7 साल या 7 साल से ऊपर, अगर किसी इंसान का जीवित होने का ही पता ना हो, उसके बारे में यही नहीं पता चला कि वो जीवित है या फिर मर गया, 7 साल से किसी ने उसके बारे में नहीं सुना, ऐसे लोगों ने नहीं सुना जो कि नॉर्मली अगर वो जीवित होता तो उससे कॉन्ट्रैक्ट जरूर करता। तो
तो उन लोगों ने अगर नहीं सुना तो 7 साल भी एक ग्राउंड है जिसके ऊपर 7 साल के बाद में आप ऐसा कुछ है तो कोर्ट में जाके, न्यायालय में जाके डाइवोर्स की डिग्री पारित करवा सकते हैं और वो विवाह फिर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पूरे सारे के सारे डाइवोर्स के ग्राउंड्स थे जिसमें हमने देखा। सबसे पहले क्या था, अडल्ट्री था। अगर आप कहीं शादी से को छोड़ के कहीं और सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो था फर्स्ट अडल्ट्री। सेकंड आपका क्रूएलिटी था कि आप दूसरे को अगर प्रताड़ित करते हैं तो मेंटली या फिजिकली भी हो सकता है वो भी एक ग्राउंड है। इसके बाद में थर्ड हमने देखा कि अगर कोई एक दूसरे पक्षकार को, अपने दूसरे स्पाउस को डेजर्ट करके चला जाता है, उसका अभित्यजन करके चला जाता है, तो वो भी आपका एक ग्राउंड है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन, मतलब आपने धर्म परिवर्तन कर दिया, तो भी आपका ये एक क्या बोलते हैं पॉइंट हो गया डाइवोर्स का। फिर फिफ्थ है आपका अनसाउंड माइंड। अगर कोई पक्षकार दिमागी रूप से बीमार हो जाए और ऐसा बीमार हो जाए कि ना तो वो ठीक हो सकता है, ना ही वो अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है, अपना वैवाहिक जीवन का मतलब उसको नहीं समझ में आता है और दूसरा पक्षकार उसके साथ बिल्कुल रह नहीं पा सकता। ठीक है, इसके बाद में वेनेरियल डिजीज नेक्स्ट है आपका रतिज रोग। अगर किसी को ये हो जाता है तो उसका स्पाउस उससे फिर डाइवोर्स ले सकता है। 8th है आपका रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, जिसका मतलब है कि धार्मिक पथ को अपना लेना, ग्रहण कर लेना, तो वो भी एक ग्राउंड है। अब दूसरा पक्षकार उससे डाइवोर्स ले सकता है। अगर कोई मान लो अगर कोई बाबा जी बन गया या फिर क्या बोलते हैं मठ में चला गया या कुछ ऐसा कर लिया कि वो अब नॉर्मल लाइफ नहीं जीता है, वो पूरा धर्म में लीन हो गया है, तो उसका जो स्पाउस है उसको उस रिश्ते में रहने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट उसको न्यायालय उसको डाइवोर्स दे देगी इसका। अब लास्ट हमारा है कि अगर किसी ने 7 साल तक किसी अपने स्पाउस के बारे में नहीं सुना तो वो भी उसको फिर छोड़ सकता है, उसको विवाह विच्छेद कर सकता है, डाइवोर्स की डिग्री उसकी ले सकता है। हमने आज ये देखा कि हमारे दोनों हस्बैंड और वाइफ को क्या क्या ग्राउंड्स में आपके प्राप्त हैं डाइवोर्स के, ये हमने आधार देखे हैं, ग्राउंड्स देखे हैं। अब हम कल देखेंगे कि पत्नी को कौन से विशेष ग्राउंड उपलब्ध हैं और फिर देखेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट से कैसे डाइवोर्स लिया जा सकता है। तो ये हमारी क्लास आज यही खत्म होती है।